हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे एनसीईआरटी को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे और कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है, खास करके सिविल सर्विस के जो लोग तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है। जो भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, सारे चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं चैप्टर में, सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस कंसेप्ट और उस चैप्टर से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जिसके बाद किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में और रिविजन भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ साथ। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 3rd नंबर चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 के ही एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th नंबर चैप्टर एयर, या 4th नंबर चैप्टर एयर के बारे में। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वरन्या कंपटीशन एकेडमी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे, कितना मजा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटमोस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, गैसियस कंपोजिशन है, उसके बारे में, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कौन कौन से गैसेस से बना हुआ है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में, दोनों टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे विंड, और लास्ट में पढ़ेंगे मॉइस्चर, इसके बारे में, मॉइस्चर के। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और ये सारे टॉपिक इस वीडियो में भी, माने कि इस क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास 7 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आगे जब आप पढ़िएगा क्लाइमेट के बारे में, वहाँ भी आपको इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट है ये काम आने वाला है। ठीक है। खास करके टेम्परेचर, प्रेशर, विंड और मॉइस्चर में, और फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे क्या करने वाले हैं, आगे भी बहुत ही काम आने वाले हैं, तो ध्यान से, ताकि भूल ना जाइए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले बताइए कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर होता क्या है? हम लोग अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, और एक डोमेन था उसमें एटमॉस्फेयर, और वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर है जो गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ। क्या एटमॉस्फेयर क्या है? गैसियस लेयर ऑफ द, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लेयर है, ये जो गैसियस लेयर है अर्थ के ऊपर, ये हमें बचाता है सन के हार्मफुल रेडिएशंस। क्या करता है? सन के हार्मफुल रेडिएशंस। इस एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है गैसेस के, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये ह्यूमन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, इस लिहाज से क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? तो गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ। गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट डिफरेंट गैस के कंपोजिशन से बना है, और जो सबसे ज्यादा कंपोजिशन है, सबसे बड़ा कंपोजिशन है, वो है नाइट्रोजन का। इसका, नाइट्रोजन का। ये जो नाइट्रोजन है टोटल गैसियस कंपोजिशन के लगभग 28%। कितना परसेंट है? 28%। कितना है? क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? 28% नाइट्रोजन। लेकिन ये नाइट्रोजन का यूज हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका यूज हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। चाहे वो ट्री हो, खास करके पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है। अगर जैसे कि हम लोग कभी भी आप सुनिएगा तो सबसे ज्यादा सब्सिडी अगर किसी भी फर्टिलाइजर पे मिलता है तो यूरिया है, और यूरिया में सबसे ज्यादा किसका कंपोजिशन होता है? नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि प्लांट के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन सॉइल में होना बहुत ही जरूरी है, और हमारे सॉइल में सबसे ज्यादा डिफिशियंट किसका भी होता है? नाइट्रोजन का होता है।
इसीलिए हम लोग यूरिया का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिया का यूज करते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट प्लांट क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो प्लांट, कोई भी प्लांट है या ट्री है, ये नाइट्रोजन कैसे लेगा? तो जो ये नाइट्रोजन्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है और जो हमारी मिट्टी में, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनसे ये हमारा जो ट्री है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कुछ बैक्टीरिया का नाम, जैसे कि एक बैक्टीरिया क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो हमारा नाइट्रोजन है उसको सिंथेसिस करता है और फिर प्लांट उसको क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म में उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। और फिर वो जो नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब करता है, फिर उससे हम लोग एज अ प्रोटीन या किसी भी चीज में नाइट्रोजन का जहाँ पे कंपोजिशन ज्यादा होता है, हम लोग पेड़ से, पौधे से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। बात समझे? तो नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो प्लांट के और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल। लेकिन प्लांट या ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। हम लोग जब इनहेल करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साथ साथ लेते हैं। ऐसा तो कोई हमारे पास डायरेक्ट फिल्टर नहीं है कि नाक में केवल ऑक्सीजन ही जाएगा या हम लोग केवल ऑक्सीजन लेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों साथ साथ जाता है। लेकिन जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो नाइट्रोजन का यूज हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में करते हैं। चाहे वो हम लोग हो या प्लांट हो, वो भी इनडायरेक्ट फॉर्म में करता है या डिफरेंट फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज करता है। तो डायरेक्ट कौन करेगा, तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे मिट्टी में रहते हैं, जो इस ट्री के सॉइल में रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग मिट्टी से क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, फिर प्लांट से हम लोग को डिफरेंट फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस कारण से नाइट्रोजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो गैसेज है वो क्या है, ऑक्सीजन। और ये क्या है, कितना परसेंट है, तो 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट, 21%, यानी कि दोनों मिलाकर के 99%। बचेगा कितना, 1%। ठीक है, ऑक्सीजन। अब इसके बारे में बताओ, डिस्कस करना जरूरी है। किसको नहीं पता है कि नाइट्रोजन कितना जरूरी है हम सबके, ऑक्सीजन कितना जरूरी है हम सबके लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, बहुत, यानी कि जिंदा रह ही नहीं पाएंगे, एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। बात समझे? लेकिन बात है कि ऑक्सीजन आता कहाँ है, तो ये चर्चा हम लोग तुरंत करेंगे। लेकिन बस अभी ये जान लो कि ऑक्सीजन है जो 21% है, जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत 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 ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब जो बचा 1%, इस 1% में जितने अदर गैसेस हैं, कौन कौन, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O3 ओजोन, और बताइए कौन सा गैस है, और कौन सा गैस है, वो है आर्गन। फिर क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। ये जो गैसेस हैं ये क्या है, 1%। लेकिन इस गैसेस में भी ये जो गैस है, खास करके CO2 और O3 का मतलब ओजोन। और जो CO2 है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास, अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखना। तो एक ट्री है, क्या है, एक ट्री है। ट्री को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट चाहिए। यानी कि ट्री को क्या चाहिए, CO2। ट्री को क्या चाहिए, CO2। और ट्री कहां से CO2 लेगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर। ट्री क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और अपना भोजन बनाएगा। क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। इसके हेल्प से, तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, ये सबको पता है। लेकिन ये जो ट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेगा, लेकिन ऑक्साइड लेने के बाद कुछ रिलीज कर हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो क्या है बताओ, वो है O2, यानी कि ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। क्या है वो, ऑक्सीजन। क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, कौन, तो ट्री। जब ट्री ऑक्सीजन रिलीज करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ट्री जब ऑक्सीजन रिलीज करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसको फिर ट्रैप करने के लिए कौन बैठा है, बताओ, हम लोग बैठे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन को ब्रीदिंग के द्वारा क्या करेंगे, अपने बॉडी में लेंगे, हम लोग रहेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, CO2 को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। CO2 को इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे।
तो ये एक कंप्लीट साइकिल बना, और ये एक परफेक्ट साइकिल है जो हमारा इन्वायरमेंट ने, जो हमारे नेचर ने हम सबके लिए बना के दिया है। लेकिन हम ठहरे लालची लोग। लालची लोग, हम लोगों को जो पर्याप्त है वो हमारे लिए अपर्याप्त है। जो लालच में हम लोग क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री खड़ा करते हैं। वो इंडस्ट्री हम लोग कोयला से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, जिससे के कारण हमारे इन्वायरमेंट में जो CO2 का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। CO2 का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है किसके कारण, तो इंडस्ट्रियल वर्क के कारण। फिर हम लोग ग्रीडी लोग पेड़ पौधा को काटते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी कि पेड़ पौधा यानी कि डिफोरेस्टेशन करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन भी क्या होता है, O2 भी क्या होगा। जब हम लोग पेड़ पौधा काट देंगे और पेड़ पौधा से ही ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है, हमारे एटमोस्फेयर में आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन का भी तो कमी होगा। हम लोग लालची लोग, ठीक, जिसके कारण हम लोग पूरे इन्वायरमेंट को अनबैलेंस्ड कर दिए हैं, क्योंकि हमारा नेचर एकदम परफेक्ट था। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो CO2 है, ये CO2 है कितना, बताओ कितना परसेंट है CO2, ये CO2 है 0.03%, 0.03%। और हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में, हम लोग व्हीकल के चक्कर में इस CO2 के अमाउंट को बढ़ाने लगे। क्या करने लगे, अमाउंट को बढ़ाने लगे। तो क्या होने लगा, देखो ध्यान से सुनना, अभी हम लोग आगे सब चीज को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। CO2 का क्या काम है, एक तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा अपना भोजन बनाने के लिए, दूसरा के जो अर्थ है हमारा, ये हमारा जो अर्थ है, और अर्थ के बाहर से यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर से, हमारे एटमॉस्फेयर से अर्थ पे क्या आएगा, सनलाइट आएगा, अर्थ पे सनलाइट आएगा, अर्थ पे क्या आएगा, सनलाइट आएगा। लेकिन ये सनलाइट अर्थ के सरफेस पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये सनलाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब यहीं पे रोल आता है हमारे एटमॉस्फेयर का। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बोलो, CO2 है। क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, CO2 है। और ये CO2 क्या करता है कि जो आउटगोइंग रेडिएशन है, ये जो येलो वाला है, ये इनकमिंग रेडिएशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और जो ग्रीन वाला है, ये आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है। क्या है, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है। जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है उसको CO2 क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर इसको रीडायरेक्ट करता है, कहां पे, अर्थ के सरफेस। इस हीट को क्या करता है, अर्थ के सरफेस पे, फिर ये क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। तो हमें इतना ही अमाउंट चाहिए था अर्थ पे एक प्रॉपर हीट मेंटेन करने के लिए, बस केवल कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ही परसेंट हमें चाहिए था, इतना ही जरूरी था। लेकिन हम लोग क्या करते गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मोटर व्हीकल के चक्कर में इस अमाउंट को बढ़ाते गए। जब हम लोग अमाउंट बढ़ाते गए तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो CO2 था, उस और भी जो हीट को ज्यादा से ज्यादा क्या करते गया, एब्जॉर्ब करते। जितना उसको मैंने कैपेसिटी था, उसका कैपेसिटी तो इंक्रीज हो गया। जब कैपेसिटी इंक्रीज हुआ तो ज्यादा मात्रा में कार्बन इसी को आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगा, और जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा फिर रिलीज करके हमारे ही अर्थ के सरफेस पे क्या करेगा, जो अर्थ ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करने लगा, जिसके कारण हमारे अर्थ पे जो हीट है, टेम्परेचर है, वो दिन पर दिन क्या होने लगा, बढ़ने लगा, दिन पर दिन बढ़ने लगा, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम देते हैं। जिसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं पोलर रीजन में या माउंटेनियस रीजन में, जो ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर क्या होने लगे, पिघलने लगे। इस ग्लेशियर के पिघलने से क्या होने लगा, बताओ, इस ग्लेशियर के पिघलने से जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है वो डूबने लगे, वो डूबने के कगार पे है। माना जाता है कि कुछ साल बाद जो हमारा मुंबई है, उधर बंगाल है, उड़ीसा है, जो कोस्टल रीजन के किनारे जो लोग रहते हैं, अंडमान निकोबार है, ये सबमर्ज हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं उसके अमाउंट को कंट्रोल नहीं करते, तो सैकड़ों टन हम लोग प्रत्येक साल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। जितना ज्यादा रिलीज करेंगे उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, हीट को ट्रैप करेगा और फिर हमारी तरफ रिडायरेक्ट करेगा, हमारी तरफ भेजे, और उतना ही अर्थ गर्म होते जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, ग्लोबल वार्मिंग बोल। तो जो हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा नेचर था, नेचर ने जो हमें बना कर दिया वो परफेक्ट बैलेंस बना करके दिया, लेकिन हम लोग अपने लालच के चक्कर में सब चीज क्या कर रहे हैं, गुर गोबर कर रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक। अब है ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्या था, कौन सा लेयर था, ओजोन। कौन सा गैस, ओजोन, O3। ये जो ओजोन है
ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका क्या होता है केमिकल कंपोजिशन, O3। क्या होता है, O3 होता है। और ये क्या करता है, जो सन्स रेडिएशन में जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके साथ जो यूवी रेडिएशन आता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है, उस रेडिएशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उस रेडिएशन को हमारे तरफ आने से रोकता है, एक डिफेंस का काम करता है। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया, लालची लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन बढ़ाए। पोल्यूशन के कारण हमारे इन्वायरमेंट में क्लोरीन या क्लोरीन का मात्रा बढ़ते गया, और फिर हमारा जो ओजोन लेयर है ये धीरे 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 क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, जिसके कारण यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ के सरफेस पे आएगा, और हो सकता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अर्थ पे पेशेंट मिले स्किन कैंसर वाले बहुत ज़्यादा पेशेंट दिखाई दे आने वाले दिन में, अगर हम लोग जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल नहीं करते। तो हम लोग देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी, लेकिन जब आप चाहते हैं कि थोड़ा और डिटेल में जाया जाए तो ये आपका काम बनता है कि CO2 से रिलेटेड, कार्बन इमिशन से रिलेटेड कौन कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो काम कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। क्लोरीन यानी कि ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, क्योंकि इन सबके कारण हमारे यहाँ क्या चेंजेज आएगा, सबका रिजल्ट किस चीज में दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा क्लाइमेट चेंज में, MAT, क्लाइमेट चेंज में। जब ये होगा तो फिर कितने एनिमल्स एक्सटिंक्ट करेंगे ये कोई नहीं जानता है, कितना फॉरेस्ट फायर होगा ये कोई नहीं जानता है, कितने आइलैंड कंट्री डूबेंगे ये कोई नहीं जानता है, क्या रेन का जो रेनफॉल का जो पैटर्न है, जो क्लाइमेट का पैटर्न है, मानसून का पैटर्न है, उस पैटर्न में क्या चेंजेज आएगा कोई नहीं जानता है, और उसके लिए हमें कोई तैयारी नहीं। लेकिन हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन बनाए हैं जो कार्बन इमिशन या ओजोन डिप्लेशन पे काम कर रहा है। आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अभी हम लोग गैसियस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़े, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और जो 1% में क्या क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, ऑर्गन, और ये है कौन सा, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है, तो चलो देखते हैं हमारे NCERT बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर था, पहले ही बता दिए। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 28% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन कितना है, 0.93%। और जो हमारा अदर गैसेज है जैसे हाइड्रोजन हो गया, ओजोन हो गया, वो 0.04% में इंक्लूडेड है। सबसे ज्यादा मात्रा किसका है, तो नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का है, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अदर गैसेज। कोई दिक्कत है कंपोजिशन में या डिफरेंट गैस के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पता हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि NCERT हमारे बुक में क्या क्या दिया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आइए चलिए देखते हैं। Right, do you know that air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? क्या आपको पता है कि जो एयर हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, एयर को जो हम लोग इनहेल करते हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट गैस के मिक्सचर से बना हुआ है। पता चल गया पीछे, पता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ये क्या है, 2 गैसेज है जो बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि ये दोनों गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके, कौन सा, नाइट्रोजन यानी कि N2 और O2 यानी कि ऑक्सीजन, दोनों मिला करके टोटल कितना परसेंट आते हैं, तो 99%। कितना परसेंट आते हैं, तो 99%। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है हीलियम, फिर क्या है, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन। ये लेसर क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ये तो हम लोगों ने पीछे अभी डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी ये जो गैसियस कंपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद भी हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है। क्या है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है। डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर है, जो पाई चार्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है बताओ, तो सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 28%। सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 28%। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 21%। उसके बाद क्या है, आर्गन, वो कितना है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और 0.04% में आ जाएगा हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और भी डिफरेंट गैस। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं नाइट्रोजन के बारे में, देखते हैं NCERT क्या बोलता है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जो एयर है उस एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, तो
28%। कितना परसेंट? 28%। व्हेन वी इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर लेते हैं और नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं? एक्सहेल कर। यानी कि व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हम लोग नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी लेते हैं, अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सेल करते हैं तो सारा नाइट्रोजन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का, डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बट प्लांट नीडेड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन प्लांट के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी है, हम लोगों ने अभी चर्चा किया है, ठीक है, नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट कांट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से यूज नहीं कर सकता। तो कैसे करेगा? तो हमने अभी आपको बताया, कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे प्लांट के सॉइल्स में और उनके रूट्स पे रहते हैं, जिस जो क्या करता है? नाइट्रोजन के फॉर्म को चेंज कर देता है और फिर प्लांट उसको क्या करता है? यूज करता है। फिर प्लांट क्या करता है? उसको यूज करता है। हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन जो सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है जो एयर में अवेलेबल है, ठीक। और ये जरूरी है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। हम लोग ऑक्सीजन को कहां से लेते हैं? एयर से लेते हैं। किसके लिए? सांस लेने। और जो ग्रीन प्लांट है जिसको नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ये जो ग्रीन प्लांट है यही प्रोड्यूस करते हैं क्या? ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उस टाइम वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। एंड इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट है। और इस तरीके से जो ये साइकिल बना, क्या, कौन सा साइकिल? प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ये कंप्लीट साइकिल बना, और ये साइकिल हमेशा क्या है? रिमेन कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन 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 जो हम लोग पेड़ को काटते हैं, इफ वी कट ट्री, जब हम लोग ट्री को काटेंगे देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड, के बाद ये बैलेंस क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर हमें दिक्कत होगी। कोई दिक्कत है? ये हुआ एक ऑक्सीजन का साइकिल। ऑक्सीजन का साइकिल, प्लांट रिलीज O2, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, वी टेक ऑक्सीजन इन ड्यूरिंग इनहेल। फिर हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है, फिर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। तो ये क्या है? कंप्लीट साइकिल है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, क्योंकि आज के डेट में इसके बारे में चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट, देखो ध्यान से, ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, उसको ग्रीन प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमोस्फियर ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ फूड, जब वो फूड अपना बनाते हैं। और जो, और क्या रिलीज करते हैं? और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ह्यूमन क्या करते हैं? ह्यूमन इस रिलीज किए हुए, जो प्लांट के द्वारा रिलीज किया हुआ जो ऑक्सीजन था, उसको हम लोग क्या करते हैं? बोलो, लेते हैं, और फिर क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमंस एंड एनिमल्स seem to be the equal amount used by the plant, which makes the perfect balance। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ध्यान से सुनना, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं और जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये दोनों अमाउंट क्या है? इक्वल है। दोनों अमाउंट क्या है? इक्वल है। इसीलिए इस दोनों का परफेक्ट बैलेंस बना के रखा है हमारे नेचर। लेकिन हम लोग क्या किए हैं? सारा नेचर का किया धारा डिस्टर्ब करके रखे हुए। अब देखो, हाउ एवर, देखो यहाँ पे, द बैलेंस इज अपसेट। अब ये जो बैलेंस है अपसेट हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग बर्न करते हैं फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। ठीक, हम लोग क्या करते हैं? बिलियंस ऑफ टन, हम तो कम ही बोले थे, बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमोस्फियर एवरी ईयर। यानी कि बिलियंस ऑफ टन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्येक साल रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना फेस कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? एज अ रिजल्ट इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 इज अफेक्टिंग अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फ्यूल के द्वारा और ऑयल के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, तो उसके कारण हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, और बोलो, और क्या हो रहा है? और क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमिना हम लोग क्या कर रहे हैं? फेस। कोई दिक्कत है? अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या?
लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हम लोग समझेंगे ग्रीन हाउस। क्या समझेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बताइए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? CO2 है। और ये सोचो कि हमारा अर्थ है, ये है हमारा अर्थ। यहां से आया सन, सन का लाइट हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे अर्थ पे पड़ा, हमारे अर्थ पे सनलाइट क्या हुआ? फॉल किया। लेकिन ये सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है इसको हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। और सबसे ज्यादा एल्बिडो किस किस रीजन में होगा? तो ग्लेशियर रीजन में। व्हाइट कलर पे जो सनलाइट होगा ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो जो रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी है, जो फिनोमिना है, उसको हम लोग एल्बिडो के नाम से जानते हैं, जो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होगा बोलो? तो ग्लेशियर रीजन में। यानी कि जो जब सनलाइट अर्थ के ऊपर पड़ा तो ये अर्थ क्या करेगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन है ये रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो सनलाइट डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ रहा है, इससे हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो अर्थ है गर्म नहीं होता है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हमारा अर्थ गर्म नहीं होता है। हमारा अर्थ कैसे गर्म होता है? जब ये सनलाइट अर्थ पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, जो इस हीट को, जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है, इस आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को, इस हीट को अपने ही एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेगा। क्या कर लेगा? एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेगा। और ट्रैप करने के बाद फिर ये हीट को रीडायरेक्ट कर देगा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर। और यही फिनोमिना बार बार चलते रहता है, जिसके कारण हमारा अर्थ क्या है? गर्म है। यहाँ पे पानी लिक्विड के फॉर्म में है, नहीं तो सॉलिड यानी कि फ्रोजन फॉर्म में होता। किस फॉर्म में होता? फ्रोजन फॉर्म में। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, ध्यान से देखना, CO2 का जो अमाउंट है 0.03%, इस फिनोमिना के लिए जो सनलाइट को ट्रैप करता है, सन इन आउटगोइंग सन रेडिएशन को ट्रैप करता है, फिर उसको अर्थ के सरफेस पे रिडायरेक्ट करता है, उसके लिए ये पर्याप्त है, उसके लिए ये पर्याप्त है। तो इस टोटल फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन जब हम लोग CO2 के अमाउंट को रिलीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जो हम लोग स्मोकिंग यानी कि जो इंडस्ट्री के द्वारा जो स्मोक छोड़ा जाता है, थर्मल पावर प्लांट में जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग प्रत्येक साल बिलियंस ऑफ टन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, परसेंटेज है, धीरे धीरे क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। और जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा ये इन जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है उसको ट्रैप करेगा। जितना ज़्यादा आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेगा उतना ही ज़्यादा रिडायरेक्ट करेगा, जिसके कारण हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर होने लगा वो दिन पर दिन क्या होने लगा? बढ़ते गया। और इसी फिनोमिना को, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। यही है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस था पहले, इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही सनलाइट को ट्रैप करता है, इस सनलाइट को ट्रैप करने में मीथेन गैस है, वो भी उतना ही भूमिका निभाता है। और उसको भी हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। जब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, जो हमारा इंडस्ट्री चलता है, वहां पे मीथेन भी यूज करते हैं, निकलता है। हम लोग सबसे ज्यादा पैडी एग्रीकल्चर करते हैं, उस पैडी से भी क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर दिन पर दिन गर्म होते जा रहा है, गर्म। कोई दिक्कत ग्लोबल वार्मिंग में? तो चलो एक बार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लो और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ लो। बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। रेडिएटिंग फ्रॉम द, ये अर्थ है, ये अर्थ है। इस अर्थ पे ग्रीन प्लांट है, क्या है? ग्रीन प्लांट है। और ये जो ग्रीन प्लांट है ये क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते, CO2 को एब्जॉर्ब करते। और इसी अर्थ पे कुछ ह्यूमन बींग्स भी हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं, ये क्या करते हैं? जब प्लांट रिलीज करता है CO2 नहीं O2, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को कौन लेता है? एनिमल्स और ह्यूमन बींग लेते हैं। और फिर ये ह्यूमन बींग इन्वायरमेंट में क्या रिलीज कर देते हैं? तो CO2। क्या रिलीज कर देते हैं? CO2। इतना तो हम लोग जानते हैं, ठीक, इतना जानते हैं। लेकिन ये जो बैलेंस है, जितना अमाउंट में हम लोग इन्वायरमेंट से, हम लोग अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं,
उतना ही अमाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ पे पहले एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अर्थ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। अर्थ को इंडस्ट्रियलाइज करते हैं और हम लोग डिफोरेस्टेशन भी करते हैं, साथ साथ डिफोरेस्टेशन भी करते हैं। अब सोचो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, प्लांट, और हम लोग प्लांट को काट रहे हैं। यानी कि जो CO2 के एब्जॉर्ब करने वाले लोग हैं, जो हमारे पास मैकेनिज्म है, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। जब हम लोग डिफोरेस्टेशन किए, एक तो जो अमाउंट पहले था उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, और उसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगे। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो CO2 का अमाउंट है, वो क्या होने लगा, दिन पे दिन इंक्रीज होते गया। क्या होने लगा, इंक्रीज होता गया। तो जो एक परफेक्ट अमाउंट था, जो अर्थ पे किसी भी लिविंग थिंग्स को सर्वाइवल के लिए पर्याप्त था, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आउटगोइंग हीट को, जो अर्थ से हीट रेडिएट होता है, उसको ट्रैप करके फिर अर्थ पे रिडायरेक्ट कर देते, ताकि अर्थ हमारा क्या रहे, गर्म रहे, ठंडा ना हो पाए। लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज करते गए, और जो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास एक लेयर बना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और जो सन से हीट रेडिएट हो रहा था, सारे हीट को क्या करने लगा, ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करके रिडायरेक्ट करने लगा। क्या करने लगा, अर्थ पे रिडायरेक्ट करने लगा, जिसके कारण जो हमारा अर्थ है क्या बनने लगा, हॉट होते चला गया। और ये जो अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर उस हीट को ट्रैप करके हमारे अर्थ पे भेज रहा है, इस टोटल फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल। कोई दिक्कत है? अब देखो, इसका थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेना है। सोचो कि हम लोग, मेरे पास एक कार है, ठीक, गर्मी के दिन में, समर सीजन में खास करके इस कार पे बहुत सारा सनलाइट आता है, तो इसका जो मेटल वाला जो पार्ट है, ये गर्म होता है। गर्म होने के बाद इस कार के अंदर भी क्या हो जाता है, उस रेडिएशन यानी कि हीट चला जाता है। लेकिन जो हमारा कार के अंदर कुछ ऐसी चीज लगे रहते हैं, वो उस हीट को बाहर रेडिएट नहीं कर पाते हैं, उस हीट को इसी कार में ट्रैप करके रख देते हैं। और जब तुम अचानक कार को खोल के उसमें बैठते हो, इतना गर्म होता है, बाहर से ज्यादा अंदर गर्म होता है। यहाँ पे वो क्या इफेक्ट है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन हम लोग, ये ग्लोबल वार्मिंग कब हुआ, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज किए, और जितना ज्यादा मात्रा में रिलीज किए, तो जो आउटगोइंग हीट, यानी कि जो हीट हमारे अर्थ के सरफेस से रेडिएट हो रहा था, उसको वो क्या करने लगा, एब्जॉर्ब करने, ज्यादा से ज्यादा। उसको आउटर एटमॉस्फेयर में नहीं भेज रहा था हीट को, अपने ही एटमॉस्फेयर में उसको कैप्चर करने लगा, और फिर वो हमारे पास क्या कर रहा था, भेज रहा था, हमारे पास भेज रहा। ये जो है, ये क्या है, यही है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब सोचो, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। यहाँ पे है पाकिस्तान, और ये है हमारा भारत। ये पाकिस्तान है, ये भारत है। पाकिस्तान अपने देश में बहुत ज्यादा मात्रा में टेररिस्ट पैदा किए, क्या किए, पैदा किए। लेकिन जो ये टेररिस्ट थे, उस टाइम ये क्रॉस करके इंडिया में आ जा रहे थे, कहाँ आ रहे थे, इंडिया में आ जा रहे थे। तो यहाँ पे वो टेररिस्ट कम होते गए, वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल रहे थे, तो इंडिया में निकाल रहे थे। अब हमारी सरकार ने क्या किया कि इंडियन बॉर्डर पे बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग करने लगा। अब ये सारे टेररिस्ट इसी देश में रहने लगे। अब इनके पास कोई काम है नहीं, कहाँ जाएंगे, तो ये अपने ही देश में बम ब्लास्ट करने लगे। और यही कंडीशन होता है अर्थ पे, किसका, ग्लोबल वार्मिंग। यही होता है ग्लोबल वार्मिंग का। जैसे देखो, ये हमारा अर्थ है, और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2। सनलाइट आया, अर्थ के सरफेस गर्म हुआ, और ये हीट रेडिएट होकर के बाहर जाने लगा। तो जो CO2 था 0.03%, ये हीट को एब्जर्व तो करता था, लेकिन कुछ अमाउंट हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में चला जाता था, क्योंकि उस टाइम CO2 का एक परफेक्ट बैलेंस बना। अब हम क्या किए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हम लोग CO2 का
अमाउंट बढ़ा दिए। अब ये जो रेडिएशन हमारे आउटर स्पेस में जा रहा था वो अब नहीं जा रहा है, वो लौट करके ज्यादा से ज्यादा पूरा के पूरा अर्थ पे ही आ रहा है। तो हमारा अर्थ क्या होते गया? गर्म होते गया। क्या होते गया? गर्म होते गया। कोई दिक्कत है तो पढ़ लो एक बार। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोस्फेयर क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। एंड विदाउट इट, अगर ये ग्रीन हाउस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता, जो हमारा अर्थ है ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता, जहां पे हम लोग जिंदा नहीं रह जाते, जिंदा नहीं रह पाते। अब आगे बताइए, इन हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमोस्फेयर इंक्रीजेज, जब हम लोग ग्रीन हाउस गैस यानी कि CO2 का लेवल अपने एटमोस्फेयर में इंक्रीज किए गए, जैसे कि फैक्ट्री के द्वारा जो स्मोक निकला उससे, जो कार से फ्यूम निकला उससे, ये हीट क्या होते गया? हमारे ही एटमोस्फेयर में रिटेन होते गया, इकट्ठा होते गया, और जो हमारा अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब ये जो टेम्परेचर राइज हुआ, जिसके कारण जो हमारा कोल्डेस्ट पार्ट था, जैसे कि पोलर रीजन थे, या जो माउंटेन पे जो ग्लेशियर था, ये ग्लेशियर क्या होने लगे? मेल्ट होने लगे, जिसके कारण सी लेवल बढ़ने लगा। सी लेवल बढ़ा तो कोस्टल एरिया में फ्लड आने लगे, और बहुत सारे जो छोटे छोटे टापू थे वो डूबने लगे, सबमर्ज होने लगे, एनिमल मरने लगा, और क्लाइमेट भी चेंज होने लगा। ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। कोई दिक्कत है? बोलिए। इसी तरह का कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए, बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है ये, बहुत बड़ा चैप्टर। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। तो हमारा जो एटमोस्फेयर है ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना है, और यहाँ पे टोटल कितना लेयर है? तो टोटल 5 लेयर है। कितना लेयर है टोटल? बताइए। 5 लेयर। यानी कि जो हमारा अर्थ का एटमोस्फेयर है ये कितना लेयर से बना है? 5 लेयर। 5 लेयर से हमारा अर्थ का एटमोस्फेयर बना है। जो पहला लेयर है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। पहला जो स्फीयर है वो लेयर है वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। और ये ट्रोपोस्फेयर वेदरिंग फिनोमिना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, इसका जो हाइट है, ये हाइट है लगभग मान के चलो अप्रोक्स में 18 किलोमीटर। कितना हाइट है? कितना तक? अप्रोक्स में 18 किलोमीटर तक इसका हाइट है। किसका? ट्रोपोस्फेयर का। लेकिन ये जो हाइट है अप्रोक्स में है, किस लिए हम आपको बता रहे हैं? ये इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पे लगभग 18 किलोमीटर के हाइट तक ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, और जो पोलर रीजन है यहाँ पे लगभग 8 to 10 किलोमीटर तक मिलेगा। यहाँ पे कम क्यों? क्योंकि ये कोल्डेस्ट रीजन है, इसके कारण कोल्ड रीजन है। कोई दिक्कत है? तो ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो लगभग 18 किलोमीटर तक है। इक्वेटोरियल रीजन में 18 किलोमीटर तक मिल सकता है, और पोलर रीजन में 0 to 10 किलोमीटर या 5 to 10 किलोमीटर के आसपास ये क्या होगा? मिलेगा। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में थोड़ा सा यहाँ पे गर्म रहता है, जिसके कारण ट्रोपोस्फेयर जो है ज्यादा दूर तक फैला है। यहाँ पे कोल्डेस्ट रीजन है इसलिए थोड़ा सा कम है, बस यही कारण है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा एल्टीट्यूड्स इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा। जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे जैसे अर्थ के ट्रोपोस्फेयर तक हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? घटते जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा। और ये जो टेम्पर डिक्रीज का जो रेट है, ये रेट है 6.5% सॉरी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि जो डिक्रीज होगा वो प्रत्येक 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का ये रेट होगा। यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं इसको? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। कोई दिक्कत है? तो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसमें जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे, यानी कि हमारा हाइट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत है? लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में, एक आइडियल कंडीशन में, लेकिन कभी कभी ये टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन यानी कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वहां पे क्या होगा? प्रिसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल जैसा, क्लाउड फॉर्मेशन जैसे
फेनोमिना होंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। ये जो ट्रोपोस्फीयर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वेदरिंग फिनोमिना के लिए, क्योंकि इसी स्फीयर में रेनफॉल जैसे रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, थंडर स्ट्रॉम, लाइटनिंग, साइक्लोन जैसे एक्टिविटी क्या होते हैं, इसी ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। इसलिए जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है ये क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है कि जितना भी ऑक्सीजन का अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में 21%, ये ऑक्सीजन का अमाउंट ट्रोपोस्फीयर में क्या है, ट्रोपोस्फीयर के निचली सतह पे, अर्थ के सतह पे सबसे ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा मात्रा में है। और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए जब हम लोग माउंटेनियस रीजन में जाते हैं तो हमें किस चीज का जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम। अब बात आता है कि वहां पे ऑक्सीजन क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वजन है, वेट है, वो ज्यादा होता है, इसलिए वो अर्थ के सरफेस पे लगा। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कम है, इसलिए थोड़ा सा वो क्या रहता है, ऊपर रहता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है। अब देखो इसके बाद जैसे ट्रोपोस्फीयर के बाद एक ट्रोपोपॉज है, और ये ट्रोपोपॉज में जो टेम्परेचर है ये लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे किसी भी तरह का टर्बुलेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्फीयर, वो क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ओजोन लेयर है। और इसी ओजोन लेयर के कारण जब हम लोग ट्रोपोस्फीयर में स्ट्रेटोस्फीयर में इंटर करते हैं, और जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसके कारण, तो ओजोन लेयर के कारण। लेकिन इस रीजन में किसी भी तरह का वेदरिंग फिनोमिना बहुत कम मिलता है। कुछ कुछ क्लाउड फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में, लेकिन बहुत कम होते हैं, वो ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करता है। इसलिए जितने भी हमारे कमर्शियल फ्लाइट है एरोप्लेन, वो कहाँ फ्लाई करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर के निचली सतह। कोई दिक्कत है, स्ट्रेटोस्फीयर के निचली सतह पे। और इसी स्फीयर में, यानी कि इसी लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्या है, ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम सबको पता है, क्योंकि ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इससे प्रोटेक्ट करता है, तो सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। कोई दिक्कत स्ट्रेटोस्फीयर में। अब आते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर यहाँ पे क्या है बताइए, मेसोस्फीयर में आप क्या है। ये जो मेसोस्फीयर है इसका जो हाइट है ये लगभग 50, देखो स्ट्रेटोस्फीयर का हाइट कितना था, लगभग 50 किलोमीटर तक था। कितना, 50 किलोमीटर था। और इसका 50 टू 80 किलोमीटर तक है। ध्यान देना कितना है इसका, 50 टू 80 किलोमीटर। और यहाँ पे बहुत सारे गैसेज के कंपोजिशन, बहुत डेंसिटी जो गैसेज है, डेंसिटी गैसेज का ही बहुत ज्यादा है। और जब कोई भी मेट्रॉइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और मेसोस्फीयर के पास पहुंचता है, तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स में फ्रिक्शन होता है, और वो जो मेट्रॉइड्स हैं वो जल जाते हैं। कहाँ पे, तो मेसोस्फीयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैसियस कंपोजिशन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है गैस के मॉलिक्यूल्स का, के फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे वो मेट्रॉइड्स क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। कोई दिक्कत है, बोलो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट आते हैं थर्मोस्फीयर। ये थर्मोस्फीयर का कितना तक हाइट है बताओ, ये हाइट है लगभग 180 टू 80 टू 600 या 400 किलोमीटर तक इसका हाइट है। थर्मोस्फीयर का जो हाइट है ये लगभग 400 किलोमीटर तक का, कितना, 400 किलोमीटर तक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बस ध्यान से सुनो, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का जो फील है, यानी कि जो हीट का फील है वो ज्यादा नहीं होता है, हीट का फीलिंग ज्यादा नहीं आता है, हीट हम लोग फील ज्यादा नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो बहुत दूर दूर है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर, जो हीट है वो रेडिएट नहीं कर पाता है, और उसके कारण हम लोग बताओ क्या नहीं फील करते हैं, तो उसके कारण हम लोग फील नहीं करते हैं हीट। लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंस है रेडियो वेव के कारण, रेडियो वेव के कारण। इस रेडियो वेव को हम लोग अपने अर्थ के सरफेस से क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं, अपने अर्थ के सरफेस से रेडियो वेव को ट्रांसमिट करते हैं, और इसी थर्मोस्फीयर के पास ये रेडियो वेव जाता है और फिर टकरा करके हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है, और हम अपना रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, सब चीज चलाते हैं। कोई दिक्कत है, तो रेडियो वेव के ट्रांसमिशन के लिए क्या है, कौन सा लेयर जरूरी है, थर्मोस्फीयर। और उसके बाद है एक्सोस्फीयर, जिसके बारे में हम लोग का जानकारी बहुत कम है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि इसी स्फीयर के बाद स्टार्ट होता है, बताओ क्या, तो इसी स्फीयर के बाद स्टार्ट होता है हमारा आउटर स्पेस। क्या स्टार्ट होता है, आउटर स्पेस। और मोस्ट ऑफ द जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो इसी स्पेस में होते हैं, इसी स्फीयर में, इसी लेयर में होते हैं। और एक बात, जो लाइटेस्ट जो हमारे गैस एयर में जो कंपोजिशन है, लाइटेस्ट जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो एक्सोस्फीयर में पाए जाते हैं। कौन कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ पाया जाता है, तो एक्सोस्फीयर में। कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत? चलो देखते हैं एनसीईआरटी बुक में। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, आवर एटमोस्फियर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर। तो क्या लिखा है? आवर एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर। जो हमारा एटमोस्फियर है वो 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से स्टार्ट होता है। पहला है वो है ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मो और लास्ट एक्सोस्फियर। अब आते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में। तब बता दिया है, एक बार फिर से जान लो। दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमोस्फियर का। इसका जो हाइट है ये लगभग 13 to 80 किलोमीटर के आसपास, कभी 18 मिलेगा तो कभी 13 मिलता है, वहां तक एग्जिस्ट करता है। इसमें एयर, जहां पे ऑक्सीजन है उसको हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं, यानी कि एयर यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है इस लेयर में सबसे ज्यादा है, खास करके अर्थ के सरफेस के नजदीक है। जितने भी वेदरिंग फिनोमिना होता है, वेदर फिनोमिना होता है, रेनफॉल होता है, फॉग फॉर्मेशन होता है, हेलोस्ट्रोम आता है या थंडर स्ट्रोम आते हैं या क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ये सभी ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ इंक्रीज होता है, टेम्परेचर है वो हाइट के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब हाइट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। और ये लैप्स रेट कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पे जो टेम्परेचर होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इसलिए जब आप माउंटेनियस रीजन में जो ग्लेशियर देखते हैं उसका मेन रीजन क्या है, तो ये लैप्स रेट है। इसी लैप्स रेट के कारण माउंटेनियस रीजन में क्या है, ग्लेशियर एग्जिस्ट करते हैं, वरना नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है ट्रोपोस्फियर में? आओ नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटोस्फियर। एबव द ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। इसका जो हाइट है लगभग 13 to 15 किलोमीटर तक, कितना तक है, 13 to 50 किलोमीटर तक है। कोई दिक्कत है? इस लेयर, ये जो लेयर है यहाँ पे किसी भी तरह का क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ क्लाउड होते हैं जैसे क्वीन क्लाउड होते हैं, वो जो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे स्ट्रेटोस्फियर में भी देखने को मिलते हैं, ठीक ना। लेकिन इसी कारण जो वेदरिंग फिनोमिना नहीं होता है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए ये आइडियल लेयर है किसके लिए, फॉर फ्लाइंग कमर्शियल एरोप्लेन। जो एरोप्लेन हमारा फ्लाई करता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में करता है, क्योंकि यहाँ पे वेदरिंग फिनोमिना देखने को कम मिलता है, टर्बुलेंस कम होता है। नेक्स्ट आते हैं, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इस लेयर में क्या है, ओजोन लेयर है। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या है, ओजोन लेयर है, जो सन के हार्मफुल रेडिएशन से क्या करता है, हमें बचाता है। नेक्स्ट आते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या होता है, दिस इज द थर्ड लेयर है, और ये कितना तक है, लगभग 50 to 80 किलोमीटर के आसपास है। कितना, 50 to 80 किलोमीटर के हाइट पे है। और इस लेयर में जितने भी मेटोराइड्स हैं वो वर्न हो जाते हैं, इसमें मेसोस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गैस का डेंसिटी है, गैस के मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कोई भी मेटोराइड्स जब इंटर करता है आउटर स्पेस से मेसोस्फीयर में, तो इस लेयर में बर्न हो जाता है। क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मेटोराइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन इंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब स्पेस से कोई भी मेटोराइड्स हमारे एटमोस्फेयर में इंटर करता है तो मेसोस्फीयर में ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल का जो डेंसिटी है बहुत हाई है। नेक्स्ट आते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या होता है, इन थर्मोस्फीयर द टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हीट फील नहीं करते हैं, हॉटनेस फील या कोल्डनेस फील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। कोई दिक्कत है, यहाँ पे देखो ये जो लेयर है ये एक्सटेंड है लगभग 80 to 400 किलोमीटर तक। कितना से, 80 to 400 किलोमीटर तक। लेकिन ये लेयर इंपॉर्टेंट है रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए। इसके लिए रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए जो हम लोग अपने अर्थ से रेडियो वेव छोड़ते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर के डायरेक्ट कहाँ पे आता है, अर्थ पे आता है। किस स्फीयर के कारण, तो थर्मोस्फीयर के कारण। अब आते हैं एक्सोस्फीयर। ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, जिसके बाद आउटर स्पेस हमारा स्टार्ट होता है। इस लेयर में जो गैसेज हैं वो क्या है, बताओ, हीलियम और हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा। यहाँ पे क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा। और जो हमारा गैलेक्सी का फॉर्मेशन है उसके फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट के बाद एनर्जी कहाँ से आया, तो जो हमारा हीलियम है वो कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, बताओ, हीलियम के कारण ही तो उसमें क्या है, उसके न्यूक्लियस में हीलियम ज़्यादा है, वो हीलियम के न्यूक्लियस टूटता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। तो ये गैसेज हमारे स्पेस के फॉर्मेशन में, इस यूनिवर्स के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाते, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना पार्ट में इंटर करते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट की बात। देखो ये इंट्रो है, तो हम लोग बच्चों की तरह ही पढ़ेंगे, छोटा बच्चा की तरह। वेदर क्या होता है, तो डे टू डे चेंजेज इन द एटमोस्फेरिक कंडीशन इज कॉल्ड वेदर। जो डे टू डे या आवर टू आवर जो एटमोस्फेरिक कंडीशन में चेंजेज आते हैं वही होता है वेदर। जैसे कि कुछ देर पहले
बहुत ही एकदम शाइनी सनशाइन आया था, सन एकदम सूर्य का एकदम डायरेक्ट रेज हमारे एकदम चमकीला सनलाइट था, एकदम सोचो कि एकदम ब्राइट सनलाइट है। कुछ देर बाद हम लोग देखें तो पता चला क्लाउड आ गया। कुछ देर बाद स्ट्रॉम आ गया, जोर से एकदम हवा ब्लो कर रहा है, स्पीड एकदम बहुत तेज हो गया। फिर अचानक पूरा साफ स्किन, पूरा स्काई जो हमारा है एकदम क्लीन हो गया, पूरा आसमान क्लीन हो गया। और फिर सनशाइन, ब्राइट सनशाइन, हमारे सनरेज हमारे अर्थ पे आ रहे हैं। फिर पता चला अचानक एक बार ही एक अचानक एक क्या हुआ, वहां पे क्लाउड आया और तेज वर्षा होने लगा, तेज बारिश होने। ये क्या है? ये वेदर है। ये क्या है? वेदर है। जो डे टू डे जो एटमोस्फेरिक फिनोमिना में चेंजेज आ रहे हैं, रेनफॉल हो रहा है, कभी धूप उग रहा है, तो कभी बहुत ज्यादा विंड फ्लो कर रहा है, ये क्या है? वेदर है। लेकिन जब ये पूरे वेदरिंग फिनोमिना को हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं 30 साल, 35 साल, 50 साल के लिए, ये जो एवरेज निकलता है वो एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। तो आते हैं, पहले देख लेते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस। देखो यहाँ पे दिया है, इट इज गोइंग टू रेन टूडे, आज बारिश होगा। इट विल बी ब्राइट एंड सनी डे, ये ब्राइट और सनी डे होगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हियर्ड दिस फ्रॉम एंक्सियस क्रिकेट फैन स्पेकुलेटिंग द फैट ऑफ वन डे मैच। जब आप कभी बारिश देखते हो, कभी क्या मैच देखते हैं, मैच देखते देखते अचानक क्या होने लगा बताओ? बारिश होने लगा। बारिश होने, ये वेदर का क्या है? फिनोमिना है, वेदर है। ये क्या है? वेदर है। यानी कि इफ यू इमेजिन आवर बॉडी टू द radio and find its speaker, weather is something that fiddles with the control knob. Weather is this hour to hour, देखो पढ़ो, weather is this hour to hour day to day condition of the atmosphere। जो आवर टू आवर और डे टू डे जो एटमोस्फेयर का कंडीशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। तो हम लोग बोलेंगे वेदर। जब यही वेदर कुछ दिनों तक एक्सटेंड कर जाए, यानी कि बारिश हो रहा है तो ये बारिश कुछ दिन तक हो जाए, तो सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अभी विंटर सीजन आ रहा है, ये विंटर सीजन लगभग 3 से 4 महीना तक रहेगा। 3 से 4 महीना तक है तो ये सीजन है। अगर ये वेदर विंटर सीजन साल भर तक रहता, यानी कि हर साल हमेशा विंटर ही रहता, तो ये हमारे लिए क्लाइमेट हो जाता। तो जो वेदर है डे टू डे, आवर टू आवर चेंज इन एटमोस्फेरिक कंडीशन है। अगर यही एटमोस्फेरिक कंडीशन, यानी कि रेनी सीजन है, यानी कि आज रेन हुआ तो कल भी हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक हुआ, ये सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे देश में लगभग 4 सीजन है, विंटर, विंटर, रेनी, अटमन और समर। जब वेदर लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या टिका रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीजन। जब हम लोग पूरे वेदर का एवरेज निकालते हैं 30 to 50 ईयर्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन ये वेदर और क्लाइमेट में चेंजेज क्यों आते हैं? ये चेंज होने के पीछे दो फिनोमिना है, दो वर्ड है। एक है टेम्परेचर और दूसरा है क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर। इसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको जानना है वेदर और क्लाइमेट के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट है यहाँ पे देख लो। थर्मोमीटर का यूज हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं। बैरोमीटर का यूज हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। रेन गॉग का यूज हम लोग रेनफॉल के अमाउंट को मेजर करने के लिए करते हैं। और विंड वैन का यूज हम लोग विंड के स्पीड को या विंड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। अब आओ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बताओ? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। लेकिन हमें टेम्परेचर इस तरह नहीं पढ़ना, हमें टेम्परेचर पढ़ने का कुछ और। देखो, सबसे पहले समझो कि टेम्परेचर से क्या होता है। हम तो ये पता चल गया कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। लेकिन यह है हमारा अर्थ, यह है हमारा सन। सनरेज आया अर्थ, सनरेज आया अर्थ पे। तो जो सन के सामने वाला अर्थ का फेस है, ये ज्यादा अमाउंट में सन रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सोलर हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये वाला रीजन बताओ क्या रहेगा? यहां वाला रीजन क्या रहेगा? हॉट रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पोलर रीजन की तरफ तो कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का जो इनकमिंग सन रे है उसका एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब बताओ कि ये यहाँ पे, अब ये वाला रीजन में सनलाइट पहुंचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? कोल्डेस्ट रीजन हो जाएगा, जिसको हम लोग पोलर रीजन। तो सबसे पहले जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, उसके कारण जो सनलाइट का जो अमाउंट है, जो हीट है, टेम्परेचर है और अर्थ पे वो वेरी करता है। किसके कारण? तो टेम्परेचर के कारण। बात समझे? तो जो अर्थ का ये सरफेस, 1 मिनट, जो अर्थ का ये सरफेस है,
अगर यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल करता है इस रीजन में, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब इस रीजन में सनलाइट स्लेंटिंग लाइट आएगा, तो यहाँ पे हीट क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर लो हुआ। अब जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो वहाँ पे जो एयर का डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब एयर का डेंसिटी कम होगा तो एयर प्रेशर भी क्या होगा, कम होने लगता है। तो जब यहाँ पे यहाँ का जो लैंड है हॉट हुआ, तो जो विंड है ये ऊपर के साइड ब्लो करने लगेगा। क्या करेगा, ऊपर के साइड ब्लो करने लगेगा। तुमको पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये फिर विंड है, फिर क्या होगा, थोड़ा देर दूर चल के जहां पे कोल्डेस्ट रीजन है वहां पे आकर के बैठ जाएगा। फिर यहां से विंड इधर जाएगा, फिर उठेगा, फिर इधर आएगा, फिर उठेगा। ये एक साइकिल चलने लगता, ये एक साइकिल चलने लगता। किसका, विंड का। किसके कारण, टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन के कारण। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर लो हो जाता है, जब टेम्परेचर घटता है तो प्रेशर हाई हो जाता है। और जो हमारा विंड है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है, बोलो, ब्लो करता है। यहाँ पे है हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, यहाँ पे है लो प्रेशर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और लो प्रेशर के होने के कारण जो हमारे जो एयर हीट होता है वो हीट क्या, एयर जब हीट होता है वो ब्लो करना स्टार्ट करता है। और जो ब्लोइंग यानी कि जो मूविंग एयर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो विंड हमारा फ्लो करेगा कहां से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिर ये विंड क्या हो जाएगा, राइज करेगा ऊपर। जब ऊपर जाएगा, राइज करके ऊपर जाएगा, तो बताओ क्या होता है, जब ऊपर जाके राइज करेगा वहां पे टेम्परेचर लो हो जाता है, वहां पे टेम्परेचर लो हो जाता है। लेकिन हमारा अर्थ तो मूव करते रहता है, तो फिर ये कहां पे आएगा, फिर यहाँ पे लो हुआ तो लो टू हाई, यानी कि ऊपर ही एटमोस्फेयर में ही कहीं यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर, सॉरी यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर। फिर लो प्रेशर से कहाँ पे आएगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई से लो, लो से हाई। और ये एक साइकिल बन जाएगा विंड का। और ये जहाँ पे ये जो विंड हमारा बना, इस टाइप के विंड को हम लोग बोलेंगे परमानेंट विंड। परमानेंट, तो टेम्परेचर समझ में आया, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। लेकिन जो हमारा अर्थ हीट होता है ये हर जगह इक्वल अमाउंट में नहीं होता है। बात समझने वाला ये है, जो हमारा अर्थ है वो इक्वल अमाउंट में हीट नहीं होता है या हॉट नहीं होता है। जो इक्वेटोरियल रीजन है वो ज्यादा हॉट होता है कंपेयर टू पोलर रीजन। तो जो एक अगर आइडियल कंडीशन होता कि एक इक्वेटोरियल रीजन में हीट ज्यादा हो रहा है, पोलर में कम हो रहा है, तो विंड क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन से उठता ऊपर जाता, पोलर रीजन में क्या होता, गिरता, फिर वहां से पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन में आता, और एक कंप्लीट केवल एक ही विंड का साइकिल, एक ही बेल्ट बनता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा सनलाइट है ये हर जगह इक्वल अमाउंट में नहीं फॉल करता है, इक्वल अमाउंट में नहीं फॉल करता है। ध्यान से देखना, ये है क्या, हमारा अर्थ, और यहां पे है सन, ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और हम सबको पता है कि जो हमारा सन है इसी दोनों ट्रॉपिक के बीच में क्या करता है, मूव करता है। सन नहीं मूव करता है, हमारा अर्थ का जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे, उसके कारण कभी सन होगा, सन का जो लाइट होगा वो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल पड़ेगा तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कोई दिक्कत है? लेकिन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल फॉल करेगा, ध्यान से सुनना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्लैंटिंग लाइट आएगा। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल फॉल करेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्लैंटिंग लाइट जाएगा, और पोलर रीजन में और जाएगा, पोलर रीजन में और जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर एक आइडियल कंडीशन होता तो जो हमारा विंड है, अभी हमने बताया ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे सनलाइट का जो रे है वो डायरेक्ट वर्टिकली फॉल करता है, यहाँ पे हीट ज्यादा है यानी कि टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर है। और जहां पे हाई टेम्परेचर होता है तो वहां पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और विंड क्या होता है, और यहां पे क्या है, लो टेम्परेचर है, सॉरी लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर। अगर एक आइडियल कंडीशन होता यानी कि हर जगह यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता तो विंड कैसे फ्लो करता, तो विंड फ्लो करने का एक कारण होता कि यहां से विंड ऊपर उठता, यानी कि जो हॉट एयर है, एयर क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म होने के बाद मूव करने लगा, मूव करके कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये जो विंड है, ये जो विंड है ऊपर कहीं यहाँ पे इधर लो प्रेशर होगा, यानी कि ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर से विंड क्या करेगा, ऊपर उठेगा, यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर। क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस का हम लोग ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा यानी कि टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। इधर कहीं क्या होगा, लो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो विंड है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है, और अर्थ के सरफेस पे पोलर रीजन में क्या है,
हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे लो प्रेशर से फिर हाई प्रेशर पे क्या होगा, आ जाएगा, शिफ्ट करेगा, और फिर यहाँ से ये एक कंप्लीट साइकिल इधर बनेगा और यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल, केवल यही बनता है। लेकिन क्योंकि क्योंकि अर्थ पे और भी सारे एक्टिविटी होते हैं, और भी सारे फिनोमिना होता है, जिसके कारण हमारे अर्थ पे डिफरेंट 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 परमानेंट और सीजनल विंड ब्लो करता है। देखो एक विंड का ब्लो यहाँ पे है, ये दिख रहे हो, यहाँ पे पढ़ो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, सब पोलर लो प्रेशर एरिया, तो यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, जिसके कारण जो विंड है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ से कहा जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या बना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड यहाँ जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ है, अर्थ पे साइकिल बना, अर्थ पे साइकिल बना। ठीक, तो विंड क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं, विंड बोलते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो इन द ड्राई लिव्स डाउन एंड द प्रिवेंट द अपरूट ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब तुम देखे होगे कि जब विंड बहुत ज्यादा ब्लो करने लगता है तो पेड़ के ड्राई जो लिप्स होते हैं उसको गिरने लगता है, वो गिरेगा, उसके कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी जो पूरा पेड़ ही कबर जाता है, इसके कारण विंड के कारण। तो विंड भी अपना काम करता है, विंड भी के पास क्योंकि एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी खास करके। समटाइम व्हेन विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी ब्लोइंग अवे ए स्मोक और फाइन डस्ट। जब विंड स्लोली स्लोली ब्लो करता है, स्लोली ब्लो करता है, तो देखे होगे कि जो स्मोक्स हैं या जो डस्ट है वो क्या कर रहा है, उसको दूर उठा करके दूर लेकर के जा रहा है, उसको भी ब्लो करके लेके जा रहा है। एट टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कभी कभी विंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसके अगेंस्ट में हम लोग टहल भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज नॉट इजी टू होल्ड अम्ब्रेला ऑन विंडी डे। जब किसी दिन बहुत तेज हवा चल रहा है तो उस दिन हम लोग अपने अम्ब्रेला को नहीं पकड़ पाते हैं। ये एक डायरेक्शन में ब्लो करता है विंड, और ये डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो टू हाई। कोई दिक्कत है, आगे पढ़ो। विंड कैन बॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। जो विंड है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया। एक परमानेंट विंड, क्या है परमानेंट विंड, अभी हमने आपको बताया। एक है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, एक है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। हमने आपको बताया कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, क्या होता है, हाई से लो जाता है। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, यहाँ पे हीट सनलाइट डायरेक्ट आता है, तो जो यहाँ पे एयर मौजूद है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है, गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर। क्या बना, हाई प्रेशर। नीचे क्या है, लो प्रेशर। तो यहाँ पे हुआ, इसको जबरदस्ती उठाया गया ना, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर होगा तो विंड क्या होने लगा, ब्लो करने लगा। लेकिन यहाँ पे है लो प्रेशर, किसके कारण, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया, फिर यहाँ से लो टू हाई गया, फिर ये विंड यहाँ पे मूव करके यहाँ पे देख रहे हो कि ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, और ये जो विंड ब्लो कर रहा है ये कौन सा विंड होगा, ये विंड होगा परमानेंट विंड। जैसे कि ट्रेड विंड होता है, वेस्टर्लीज होता है, ईस्टर्लीज होता है, ये एक परमानेंट विंड होता है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से या कॉन्स्टेंटली एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, ब्लो करता है। क्या होता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करता है। कुछ होता है सीजनल विंड, जैसे कि मॉनसून विंड है। मॉनसून विंड है, मॉनसून विंड कैसा विंड है, तो सीजनल विंड है। क्यों, क्योंकि ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे समर सीजन होता है, यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर। ये है ओशियन वाला इलाका, यहाँ पे हो जाता है हाई प्रेशर। अब यहाँ से विंड को क्या करेगा, ये जो लो प्रेशर एरिया है इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इधर विंड ब्लो करता है। एक हो गया सीजनल, एक होता है लोकल विंड। लोकल विंड, लोकल जो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है उसके कारण लोकल विंड ब्लो करता है। जैसे इंडिया में जो हॉट एंड ड्राई जो विंड है जो बहुत तेजी से मूव करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, वो लू कैसा विंड है, तो एक लोकल विंड है। लू कैसा विंड है, तो एक लोकल विंड है। कोई दिक्कत है, तो हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि लाइट कट गया है, इन्वर्टर कभी भी बंद हो सकता है, इसके लिए देख सकते हैं। इसको और भी अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। मॉइस्चर, जो एयर वाटर बॉडीज है हमारे यहाँ, उस पर जब सनलाइट पड़ता है तो वो इवोपरेट होता है। वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है। तो वो वाटर जब इवोपरेट हुआ, हमारे एटमोस्फेयर में गया वाटर वेपर के फॉर्म में, तो हमारे एयर में क्या हो गया, मिक्स हो गया। लेकिन उस एयर का भी एक लेवल है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी है जहां तक वो क्या कर सकता है, उस वाटर वेपर को होल्ड करते।
तो उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है एयर का, जो वाटर वेपर को होल्ड करके रखे, उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन लेवल। जब एयर का सेचुरेशन लेवल मैक्सिमम हो जाए, उस मैक्सिमम कैपेसिटी तक वाटर को क्या करे, वाटर वेपर को होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा, रेनफॉल होगा या प्रिसिपिटेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। पढ़ते क्या है, व्हेन वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द लैंड एंड द डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब किसी भी डिफरेंट वाटर बॉडी से या लैंड से वाटर इवोपरेट होता है तो इट बिकम वाटर वेपर, ये क्या हो जाता है, वाटर वेपर। और जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और जो यानी किसी वाटर वेपर को हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं, जो एयर में वाटर वेपर का जो मौजूदगी होता है वही मॉइस्चर होता है। और किसी भी टाइम कहीं पे भी हम लोग जो एयर में अगर मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। और बताओ ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ह्यूमिडिटी कहाँ होगा, तो कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। फिर जब हमारे यहाँ मानसून आता है तो मानसून के बाद वाले रीजन में ह्यूमिडिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, जब एयर अपना पूरा कैपेसिटी से वाटर वेपर क्या कर लेगा, भर लेगा, तो जो डे होगा उसको ह्यूमिड डे बोलते हैं, यानी कि वहां पे ह्यूमिडिटी क्या हो गया, बढ़ गया। एंड इट्स कैपेसिटी, अब देखो तो वाटर के जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, जहां तक वो उसको कैप्चर करके रख पाता है, उसको हम लोग सेचुरेशन बोलते हैं। और उस सेचुरेशन लेवल के बाद जो वाटर वेपर है ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, नीचे गिरता है रेनफॉल के रूप में। क्या है, रेनफॉल के रूप में। कोई दिक्कत है? तो अभी हम लोग कोल्ड एयर के बारे में पढ़ेंगे, मॉइस्ट एयर और वार्म एयर के बारे में। लेकिन यहाँ पे वार्म और मॉइस्ट एयर है, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल भी हो रहा है, यहाँ भी रेनफॉल हो रहा है, यहाँ भी रेनफॉल हो रहा है। तो अभी हमने आपको बताया, ध्यान से सुनना, इस एरिया में किसी एक दिन टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत हाई टेम्परेचर था, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ। तो हाई टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे जो वाटर बॉडीज होंगे वो इवोपरेट ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में इवोपरेशन होगा। लेकिन वहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, वहाँ पे एयर में क्या होगा, ब्लो करना, एयर ब्लो करना, यानी कि एयर मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसको हम लोग विंड बोलेंगे। तो जो वार्म एयर होगा वो ऊपर जाएगा, किसको लेकर के, तो अपना मॉइस्चर लेडन विंड को लेकर के, यानी कि जो मॉइस्चर होगा एयर में उसको लेकर के ऊपर जाएगा। लेकिन किसी एक ऊपर तक जाने के बाद आपको पता है कि जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो एयर कूल्ड हो जाएगा। फिर जो क्लाउड बनेगा वो क्या करेगा, बताओ, बारिश करेगा। क्या करेगा, बारिश होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगा। वैसे अब देखो यहाँ पे एक मॉइस्चर, जो भी मॉइस्ट यानी कि जो ह्यूमिड वाला जो एयर है, ह्यूमिड एयर है, वो यहाँ पे ब्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो गया, माउंटेन्स। ये माउंटेन के कारण जो विंड है, वो जो मॉइस्ट एयर है, ये अचानक ऊपर उठेगा, अचानक ऊपर उठेगा। लेकिन माउंटेन के ऊपर यानी कि पीक पे पहुंचने के बाद ये विंड कोल्ड हो जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा, और जो भी पानी होगा रेनफॉल के रूप में गिरा देगा। इस टाइप के रेनफॉल को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। अब ये जो वार्म एयर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, ये वार्म एयर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, ये जो वार्म एयर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, इसके कारण क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कोई दिक्कत है? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रेनफॉल है। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओरोग्राफिक लैंड, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और एक ह्यूमिड रेनफॉल। फिर हम लोगों ने पढ़ा वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो देखो टेम्परेचर किसी भी प्लेस का डिफरेंट हो सकता है, ध्यान से इसको देखना। टेम्परेचर किसी भी प्लेस का डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट आया, यहाँ पे है अर्थ, ये अर्थ पे कोई एक प्लेस है जहाँ पे कोस्टल एरिया होगा, तो कॉन्टिनेंट यानी कि किसी भी प्लेस का ओशियनिक यानी कोस्टल रीजन से कितना दूरी पे है, वहाँ ज्यादा दूरी पे होगा तो टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। कोस्टल रीजन में जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। लेकिन बिहार, यूपी, राजस्थान, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी या ह्यूमिड क्या होगा, कम आएगा। दूसरा एल्टीट्यूड, अगर एल्टीट्यूड कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, एल्टीट्यूड ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे क्या होगा, वेरी करता है। प्रेशर क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा, जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे हाई टेम्परेचर। यही हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण विंड में एयर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, जिसको हम लोग विंड बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने विंड मिले, तो परमानेंट विंड, रीजनल विंड और एक लोकल विंड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। देखो हम जल्दबाजी में पढ़ाए हैं, क्योंकि मेरा इन्वर्टर खत्म, लाइट नहीं है, इन्वर्टर का बैटरी खत्म होने वाला है। ठीक, इसीलिए लाइट हम लोग बुता दिए हैं। मेरे चेहरा पर लाइट आपको कम दिख रहा होगा, ठीक ना। तो हम लोग जब MCQ वाला पार्ट करेंगे तो उसमें सारे जो टॉपिक को हम लोग जल्दी जल्दी हम खत्म किए हैं, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से फिर से कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का जो सपोर्ट होगा उसके कारण हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए।